Good afternoon. The Seven Ages of Man. The Seven Ages of Man is very long poem. That's why I'll divide it into some stanza. Our last two stanzas are left. So today I'll explain stanza 6 and stanza 7. So let's start. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with a spectacle on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a word too wide, for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again towards childish trebles pipes and whistle in his sound. यहाँ तक हमारा 6 स्टैंजा है. द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, जो हमारी छठी अवस्था है वो शिफ्ट होती है एक बूढ़े अवस्था में, यानी इस अवस्था के बाद इंसान अब बूढ़ा होने लगता है. और वो कैसा दिखने लगता है? इनटू द लीन मीन्स होता है पतला. इस अवस्था में वो पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है. एंड स्लीपर्ड मीन्स होता है चप्पल. ज़्यादातर वो अपने घर पे ही होता है और चप्पल पहने हुए होता है. एंड अ पैंटलून्स मतलब होता है पैजामा. और पैजामा ढीला ढाला पैजामा पहने हुए होता है, क्योंकि वो पतला हो जाता है, इस वजह से वो पैजामा पहने होता है. सॉरी. विद स्पेक्टिकल और नोज. स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा. अपने नाक पे वो चश्मा चढ़ाए हुए होता है, यानी अब उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी होती है और वो उसे चश्मे की ज़रूरत होती है. एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो त्वचा होती है, बूढ़े होने की वजह से वो लटक जाती है. हिज यूथ होज वेल सेव्ड, अ वर्ड टू वाइड. हिज यूथ होज मीन्स होता है जब वो यूथ एज में होता है तो जो उसके कपड़े होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होता है, तो उसको वो कपड़े फिट होते हैं. पर इस समय क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है, पतला हो चुका है, तो वही कपड़े उसको इस समय ढीले हो रहे हैं. हिज यूथ होज वेल सेव. उसके जो यूथ होल उस समय जब वो यंग था, जो कपड़े थे वो उसको वेल सेव अच्छे से अटते थे. अ वर्ड टू वाइड, लेकिन अभी वो उसको ढीले होते हैं. वाइड मतलब होता है चौड़ा, तो अभी वो चौड़े हो गए हैं, वो कपड़े उसके ढीले हो गए हैं. फॉर हिज श्रंक शैंक. श्रंक मतलब ढीला, शैंक मतलब होता है घुटने से एड़ी, यानी घुटने से एड़ी तक का भाग उसका में जो वो कपड़ा पहनता है वो काफ़ी ढीला हो गया है. जो वो यूथ एज में उसको टाइट होते थे वो कपड़े अब उसको ढीले हो गए हैं. एंड हिज मैनली वॉइस, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और जो उसकी एक आदमियों वाली आवाज़ होती है, जो एक पुरुषों वाली आवाज़ होती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश, वो एक बार फिर से बदल जाती है बच्चों की आवाज़ में. कैसे बच्चों की आवाज़ में? ट्रेबल्स पाइप एंड विसल इन हिज साउंड. ऐसे बच्चे जो अपनी आवाज़ को तेज़ करने के लिए, ट्रेबल मीन्स होता है तेज़ आवाज़, हाई पिच ऑफ वॉइस. तो अपनी आवाज़ को तेज़ करने के लिए जब वो विसल या पाइप का यूज़ करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो उसमें से जो साउंड आता है, ऐसी आवाज़ में उसकी आवाज़ बदल जाती है. इस बूढ़े की आवाज़ जो है, एक बच्चे जब सीटी बजाते हैं तो उसमें जो आवाज़ निकलती है सीटी की, उस तरह से बदल जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो उस समय हमारे दांत होते हैं और हम क्लियर बोल पाते हैं, हमारी जो वॉइस होती है वो क्लियर आती है. पर इस एज में, छठी जो अवस्था है, इसमें इसके दांत भी टूट चुके होते हैं, जिस वजह से जब वो बोलता है तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो क्लियर नहीं निकलती और सीटी जैसी आवाज़ आती है. Sorry. The sixth stage of man's life is described in this stanza. This is the stage when a man starts growing old and preparing himself for the next level. Example, old age. He became thin and weak. His skin became loose and folded. His eyesight also get weaker. And he starts putting on a spectacle. His clothes became loose and do not fit him.
Moreover, he spends more time at home. As he has become weak, his manly voice turned into a childish one once again, and a whistling sound comes when he speaks due to his missing teeth. इस कविता में व्यक्ति के जीवन की छठी अवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है तथा अपनी अगली अवस्था वृद्धावस्था की तैयारी करने लगता है। वो दुबला तथा कमज़ोर हो जाता है, उसकी त्वचा ढीली हो जाती है तथा मुड़ने लगती है, उसकी देखने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वो चश्मे का प्रयोग करता है, वो कपड़े उसे ढीले हो जाते हैं और उसे चुस्त नहीं होते हैं। साथ ही वो अपना ज़्यादा समय जो है घर पर बिताने लगता है क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है। उसकी जो आदमी जैसी आवाज़ रहती है वो फिर से एक बच्चे जैसी हो जाती है। जब भी वो बोलता है तो दांत न होने की वजह से उसकी आवाज़ से सीटी आने लगती है। Sorry. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childish and merely oblivion, sans teeth, sans eye, sans taste, sans everything. हमारा ये 7th स्टैंजा है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, आखिरी जो दृश्य है, सीन मतलब होता है दृश्य। आखिरी जो दृश्य है वो किस चीज़ का है? दृश्य जो है आखिरी, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो समाप्ति है उस अजीब, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, इवेंटफुल मतलब होता है घटना से भरा या घटना से भरा, घटने से भरे। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास या अतीत, घटने से भरे उस अतीत से। यानी ये जो लास्ट सीन आपको दिखा रहा है, 7th स्टेज जो है वो समाप्ति होता है, वो एंड होता है उस अजीब घटने से भरे उस अतीत की, उस लेखे जोखे की जो इंसान ने अपनी लाइफ में देखे हैं। यानी उन सभी का यहाँ पे एक बार फिर वो सभी चीज़ों को याद करता है जो उसके जीवन में बीता हुआ है और उसका यहाँ पे एंड होता है, समाप्ति होती है। इस सेकेंड चाइल्डनेस, और इसे ही दूसरा चाइल्डनेस मीन्स होता है बचपन, सेकेंड चाइल्ड, इसे दूसरा बचपन कहा है। इसे दूसरा बचपन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो दूसरों पे डिपेंड होता है, उसे उसकी नर्स या उसकी माँ उसकी देखभाल करती हैं, वो खुद से ना खा सकता है ना चल सकता है। इस स्टेज में भी सेम यही होता है, इंसान जो है इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, वो दूसरे ही उसको खाने को देते हैं, वो अपने से कुछ काम नहीं कर सकता है। एंड मेयर ऑब्लिविन, और क्या होता है कि इस अवस्था में वो भूलने लगता है, इसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो इस अवस्था में भूलने लगता है। सैंस टेथ, सैंस आई, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। सैंस मीन्स होता है के बिना, अब वो इस अवस्था में बिना दांत के होता है, बिना आँखों के होता है, बिना टेस्ट के होता है, बिना सब कुछ के होता है। यानी दांत उसके गिर चुके होते हैं जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं बोल पाता है, आंखें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, उसे साफ दिखाई नहीं पड़ता है, टेस्ट नहीं करने की क्षमता भी ख़त्म हो चुकी होती है जिससे उसे खाने का स्वाद नहीं आता है। सेंस एवरीथिंग, और हर वो चीज़ उसकी हर चीज़ जो उसके पास होती है उस सब चीज़ों को पीछे छोड़कर वो संसार से अलविदा ले लेता है। This stanza describe that last stage of a man's life. It is also the beginning of the end of the eventful journey of a man's life. The poet described this stage as a second childhood and a stage of oblivion. Sorry. This is because in this stage a man is dependent on the other as he was in his childhood. Also a man became forgetful in this stage as his mental faculty declined with age. He lose his teeth, his eyes, his sense of taste and everything else and finally depart from this world, leaving behind a story full of event. इस लास्ट स्टैंजा में व्यक्ति के जीवन की सबसे अंतिम अवस्था बताई गई है, अर्थात वृद्धावस्था का वर्णन किया गया है।
साथ ही मानव के जीवन की घटना को पूर्ण यात्रा के अंत की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। कवि इस अवस्था को दूसरी बाल अवस्था के रूप में दिखाता है तथा इसे भूलने वाली अवस्था भी कहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पुनः दूसरों पर निर्भर हो जाता है, जैसे कि वो अपने बाल्यावस्था में हुआ करता था। साथ ही व्यक्ति इस अवस्था में भूलने लगता है क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता का बढ़ती उम्र के साथ हास्य होने लगता है। वह अपने दांत, आँख, स्वाद, क्षमता आदि सभी की क्षमताओं को खोने लगता है और आखिर में अपने पीछे अपनी घटनाओं से भरी कहानी को छोड़ते हुए इस संसार से अलविदा ले लेता है। यहाँ पे ये पोएम पूरी होती है, द 7 एजेस ऑफ मैन, जिसमें आपको 7 स्टेज बताए गए हैं। हर इंसान के जीवन में 7 स्टेज होते हैं। जो पहली स्टेज बताई गई है वो स्टेज होती है एक न्यू बॉर्न बेबी की, एक इन्फेंट की। दूसरी अवस्था जो है स्कूल बॉय की होती है। तीसरी अवस्था लवर की होती है। चौथी अवस्था सोल्जर की बताई गई है। पांचवी जस्टिस। छठी अवस्था एक ओल्ड एज की बताई गई है और सातवीं अवस्था में वो डेथ की ओर जाता है। Okay, this poem is completed. Thank you.